आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जोशी मठ टू जकार्ता। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मालिक। जोशी मठ धंस रहा है, उम्मीद टूट रही है, जिंदगी सिसक रही है, सपने चकनाचूर हो रहे हैं, विरासत खंडहर हो रही है। जो कुछ पूंजी लगाई थी वो सब बर्बाद होने के कगार पर है। पिछले कई दिनों में जोशी मठ पर बहुत कुछ लिखा गया, पढ़ा गया, बताया गया, दिखाया गया, जिससे एक ही फैसला निकलता है कि इंसान के लिए विकास करना उसका हक है, अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को, इस हक को कभी भी कुदरत के नाम पर, उसकी कीमत के नाम पर नहीं लिया जा सकता है। और इस दुनिया में कहीं भी कभी भी जब कुदरत और विकास की इस लकीर को तोड़ा गया या पार किया गया तो विनाश की लीला देखने को मिली है, जो हमेशा ये बताती है, चेताती है कि अपनी हद में रहना बहुत जरूरी है। आज हम जोशी मठ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक एक परत को खोलेंगे, एक एक एंगल का एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्यों जोशी मठ, जैसे हिमालय का प्रवेश द्वार कहते हैं, वो आज दरकने लगा है। उसकी हर एक फर्श में दरार आ गई है। आखिर क्यों पहाड़ों का ये इलाका आज सबसे बड़ी कुदरती आपदा के चक्रव्यूह में फंस गया है। आखिर क्यों जोशी मठ का ये इलाका आज लोगों की आंखों से निकलने वाले आंसुओं से सराबोर हो रहा है। आखिर जोशी मठ को किसके हट का ये परिणाम उठाना पड़ रहा है, इसी की पड़ताल आज इस शो में हम करने वाले हैं। आज जोशी मठ रो रहा है। आज जोशी मठ में विरासत खंडहर होने की कगार पर है। जोशी मठ में कुदरत की हट से इंसानी मन हार गया है। विकास के नाम पर विनाश लीला का संक्रमण देख रहा है जोशी मठ। सड़कों में दरारें आ गई, घरों की दरो दीवार, नींव सब दरक रही है। दर्द बेहिसाब है, आंखें रो रही हैं, मन थक जाता है। रो रो कर जब आंख थक जाती है तो चीख जुबान से निकलती है। दिल सिसक रहा है, लेकिन वक्त अब अंत का है। एक एक पल इस उम्मीद को जिंदा करने में कट रहा है कि काश कोई तो इस पहाड़ को बचा लो। जिंदगी की पूंजी की जल समाधि होने वाली, जिस चौखट पर डोली उतरी थी वो खोखली हो गई। जिन दीवारों पर बंदरवार बंधे, जिन आंगन में तुलसी पूजी जाती, जिस अहाते में बच्चों की किलकारियां गूंजी थी, जिन मकानों को लोगों ने अपनी भावनाओं और रस्म रिवाज से घर बनाया था, घरौंदों का नाम दिया था, वो सब जार जार होने वाली है। लेकिन ये कुदरत का चक्रव्यूह है जो इंसान को चिता रहा है, सावधान कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। अवसर अंतिम है, वरना आपदा की ये श्रृंखला लंबी भी हो सकती है। अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां तीन चीजें घटती हैं: अकाल, मौत और भय। ये वहां की पूज्या उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी का तिरस्कार हुआ और तीनों चीजें आ गई। लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं, मौत का भी तांडव हो रहा है और भय भी वहां व्याप्त है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ये जो विकास वर्सेस विनाश का प्रश्न है, ये आज मुंह बाए खड़ा है। वहां जद में अभी तो मकान है, फिर शहर के शहर आएंगे। पहाड़ों को दरकने से अब लगाम कौन लगाएगा? जोशी मठ के प्राण कौन बचाएगा? कुदरत के इस विनाशकारी संक्रमण की दवा क्या है? क्योंकि कहावत है कि मन के हारे हार है। आज जोशी मठ के करीब 4000 परिवार का मन हार रहा है, और हार की ये टीस अगली जीत के लिए बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ा सबक दे रही है, जिसे समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि उम्मीद के टूटने पर सब कुछ दरक जाता है, चिटक जाता है, बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जोशीमठ में वर्तमान की आपदा आखिर क्यों जानलेवा हो गई है, इसका विश्लेषण करें उससे पहले जोशीमठ को एक नजर में समझना होगा। जोशीमठ समुद्र तल से 6000 फीट ऊंचाई पर है। स्थायी आबादी यहां की 20,000 है। शहर में कुल 4500 इमारतें हैं। जमीन धंसने से 3000 लोग प्रभावित हुए हैं। कत्यूरी वंश ने यहां अपनी राजधानी बनाई थी। 7वीं शताब्दी में यहां आया था कत्यूरी वंश। जोशीमठ के बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह शहर कच्चे पहाड़ पर बसा हुआ है। कच्चा पहाड़ क्या होता है, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप इस आपदा की विनाश लीला की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते। तो कच्चा पहाड़ और पक्का पहाड़ क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान कहता है कि पहाड़ बनने की प्रक्रिया प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया की गति की वजह से दरअसल होती है। तो प्लेट टेक्टोनिक गति की वजह से बने कुदरती पहाड़ों को पक्के पहाड़ कहते हैं, जिनकी गहराई या सरल भाषा में कहें कि उनकी नींव करीब करीब 100 किलोमीटर नीचे तक होती है। इसीलिए पहाड़ स्थिर होते हैं, जिसकी वजह से वो पक्के पहाड़ कहलाते हैं। दूसरी ओर पहाड़ों में नदियां और बर्फीले ग्लेशियर दोनों ही गति करते हैं। ये गति पहाड़ों की ढाल, पृथ्वी की ग्रेविटी और पानी या बर्फ के भार पर निर्भर करता है। ग्लेशियर और नदियों के बहने से उनके साथ पहाड़ों का मलबा भी टूट टूट कर नीचे आने लगता है, जिसे प्लकिंग कहते हैं। अब यही मलबे पहाड़ों के निचले इलाकों में जहां ढाल खत्म होती है, वहां जमा होने लगते हैं। करोड़ों साल में ये जमाव इतना हो जाता है कि ये जमाव खुद एक पहाड़ जैसे दिखने लगता है। लेकिन ये होता केवल पत्थरों का ढेर है, जिनकी स्थिरता काफी कमजोर होती है। और पत्थरों के ऐसे ही ढेर पर बसा है जोशीमठ, जिसे मोरेन कहते हैं। तो क्या होता है मोरेन, ये जानिए और समझिए हमारी इस रिपोर्ट। क्या होता है मोरेन? क्या जोशीमठ मोरेन पर बसा है? कैसे समझें मोरेन की परिभाषा? पहाड़ों पर ऊंचाई की वजह से तापमान कम रहता है और बर्फबारी की वजह से ग्लेशियर बन जाते हैं। ग्लेशियर पर्वतों के ढाल और धरती की ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं। ग्लेशियर्स के नीचे आने की वजह से पहाड़ों की ऊपरी सतह से छोटे छोटे कमजोर टुकड़े टूटने लगते हैं। पहाड़ के टूटे हुए टुकड़े ग्लेशियर के साथ नीचे आते हैं। ये टुकड़े वहां जमा होने लगते हैं जहां पहाड़ का ढाल खत्म होने लगता है। नीचे आने पर ग्लेशियर पिघलने लगता है, ज्यादा तापमान की वजह से, जिसे हम ग्लेशियर का पीछे हटना कहते हैं। एक समय के अंतराल के बाद ग्लेशियर का बर्फ खत्म हो जाता है और मलबा वहीं जमा होने लगता है। धीरे धीरे मलबा ज्यादा हो जाता है और वो एक स्थायी सेटलमेंट लगने लगता है। कुदरत के इसी स्कल्पचर को मोरेन कहते हैं। मोरेन पत्थरों का ढेर होता है और इसमें कोई स्थायीपन नहीं होता। इसीलिए जब मोरेन के पत्थर इधर उधर खिसकते हैं तो पूरा का पूरा पहाड़ दरकने लगता है, बिल्कुल ताश के पत्तों की घर की तरह। 1978 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जोशीमठ कुंवरी के पास हुई लैंडस्लाइड के मलबे पर बसा है और यह एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा और 300 मीटर ऊंचा है। जूलॉजिस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री रानी चौरी के एक्सपर्ट कहते हैं कि जोशीमठ
टूटे हुए पहाड़ों के जिस मलबे पर बसा है वो अब तेजी से धंस रहा है और अब इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ 50 से 100 घर गिर जाएं। इसलिए सबसे जरूरी काम है यहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। ये कड़वा सच है कि जोशीमठ को धंसने से अब कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि जोशीमठ मोरेन पर नहीं बल्कि लैंडस्लाइड मटेरियल पर बसा हुआ है। करीब 1000 साल पहले लैंडस्लाइड हुआ था। तब जोशीमठ कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने अपनी किताब उत्तराखंड का इतिहास में बताया है कि लैंडस्लाइड के चलते जोशीमठ की पूरी आबादी को नई राजधानी कार्तिकेयपुर शिफ्ट किया गया था। यानी जोशीमठ एक बार पहले भी शिफ्ट किया जा चुका है। 84 साल से जोशीमठ को लेकर कुदरती वार्निंग जारी की जा रही है। साल 1939 में आपको बता दें, किताब के जरिए पता चला कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के ढेर पर बसा है। इस किताब का नाम है सेंट्रल हिमालय जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्विस एक्सपीडिशन। प्रोफेसर आर्नोल्ड हेम और प्रोफेसर आगस्टो गैंसर ने इस किताब को लिखा था। 1976 में भी जोशीमठ में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हुई थी। 1976 में ही लैंडस्लाइड के शोध के लिए मिश्रा कमेटी बनाई गई। मिश्रा कमेटी ने इरेटिक बोल्डर को डिस्टर्ब न करने की बात कही। इरेटिक बोल्डर मकान से भी बड़े पत्थर होते हैं। सीधे तौर पर बड़े कंस्ट्रक्शन और ब्लास्टिंग रोकने की सलाह दी गई। साल 2010 में जोशीमठ के टाइम बॉम्ब बनने की बात भी कही गई थी। आपको बता दें, ये रिपोर्ट 25 मई 2010 को करंट साइंस जर्नल में पब्लिश हुई थी। साल 2010 में जो रिपोर्ट आई थी वो बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि गढ़वाल में जोशीमठ के करीब विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए टनल बोरिंग मशीन यानी TBM सुरंग की खुदाई कर रही थी। अब यही सुरंग जोशीमठ के कुदरती मौत की वजह बन गई। अब जोशीमठ में हालात ये हैं कि जोशीमठ में होटल, मकान, दुकान सभी को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता महिमा कंवल की ये आंखों देखी रिपोर्ट। शहर धंस रहा है, सड़कें टूट रही है और आज से उन भवनों को गिराया जाएगा जो कि असुरक्षित है। द होटल माउंट व्यू आपको नजर आ रहा है और देखिए ये होटल माउंट व्यू आप देखिए पूरी तरह से यहाँ पर जर्जर हो चुका है। इसकी बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आगे की ओर जाना सुरक्षित नहीं। आप देखिए यहाँ पर कितनी मोटी दरार आई हुई है और अब इसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर हम निकलेंगे। ये होटल मलारी से आगे है, होटल मलारी से पीछे होटल माउंट व्यू। सबसे पहले होटल मलारी की जानकारी मिल रही है कि होटल मलारी गिरेगा। 50 के करीब मजदूर यहाँ पर पहुंचेंगे। NDRF SDRF की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और 2 JCB यहाँ पर पहुंचने वाली है। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। केंद्र से भी एक टीम पहुंची। अब देखिए आपको मलारी होटल हम दिखा रहे हैं। मलारी होटल जो कि आपको नजर आएगा यहाँ पर एक क्रॉस का निशान और देखिए ये वो क्रॉस का निशान जो कि ऐसी कई बिल्डिंग्स पर यहाँ पर इसी तरह के क्रॉस के निशान है। ये होटल हो गया, द माउंट व्यू हो गया और बाकी इसके साथ में जो बाकी होटल्स है, अपने कैमरामैन से मैं कहूँगी तस्वीर दिखाइए। होटल नेचर इन, ये इस पर भी क्रॉस का निशान। फिर उससे आगे आप अगर जाएंगे होटल ज्योति, इस पर भी क्रॉस का निशान है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि सबसे ज्यादा क्षति किसी बिल्डिंग को अगर पहुंची है तो वो है होटल मलारी। अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी आप देखिए यहाँ से दिखाइए कि अंदर भी ये पूरा क्षतिग्रस्त हो ही चुका है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कितनी मोटी दरार है। फिर अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर भी नजर आएगा कि होटल मलारी की बिल्डिंग देखिए साथ वाली बिल्डिंग में किस तरह से पूरी तरह इसके साथ अटैच हो चुकी है। यहाँ बीच में काफी स्पेस आपको नजर आएगा और ऊपर जैसे जैसे आप अपनी निगाहें ऊपर की तरफ दौड़ाएंगे तो देखिए बिल्डिंग इसके साथ। तो सबसे पहले होटल मलारी गिराया जाएगा 9 बजे के करीब और उसके बाद फिर पीछे होटल माउंट व्यू और बाकी जो फिर असुरक्षित अनसेफ यहाँ पर बिल्डिंग्स है, बाकी होटल्स, उनको भी गिराया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ से सीधे सीधे जो रास्ता है, अब अगर आप इस वाले रास्ते की ओर यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से नीचे की ओर जाते जाते सिंहधार एक जगह है, वहां पर भी कई ऐसी बिल्डिंग, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि असुरक्षित घोषित की गई है, जहां पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। और इसके अलावा जो लोग उन घरों में रहते थे फिलहाल के लिए उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। किसी को छात्रावास में भेजा गया, किसी के लिए होटल की व्यवस्था की गई, किसी के लिए स्कूल, किसी को स्कूलों में भेजा गया है। तो अब लगातार देखिए कार्रवाई जारी है। शहर लगातार धंसता जा रहा है और जो लोग इस शहर में रहते थे, कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे, वो काफी ज्यादा परेशान है और पलायन करने को लोग मजबूर है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ महिमा सिंह कंवर, जोशीमठ, उत्तराखंड। तो ग्राउंड जीरो से देखिए आपने हमारी सहयोगी महिमा की ये रिपोर्ट। और विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए आपको बता दें
4 सुरंगें खोदी जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट से हाइड्रो पावर जनरेट करनी है। 520 मेगा यूनिट का ये प्रोजेक्ट है। 130 मेगा यूनिट के 4 प्रोजेक्ट हैं। 2004 में उत्तराखंड सरकार का एनटीपीसी से समझौता हुआ। 2005 में परियोजना का शिलान्यास किया गया। ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसमें नदी का पानी रिजर्वोयर में जमा नहीं किया जाता है, बल्कि बैराज के जरिए तेज ढलान वाली सुरंगों से पानी निकाला जाता है। सुरंगों से गुजरने वाले पानी की ताकत से ये बिजली बने। प्रोजेक्ट का बैराज 200 मीटर लंबा और 22 मीटर ऊंचा होगा। बहाव कंट्रोल करने के लिए 12 मीटर ऊंचे और 14 मीटर चौड़े 4 गेट होंगे। 24 दिसंबर 2009 को टीबीएम ने एक जल स्रोत को पंक्चर कर दिया। यहां से 700 से 800 लीटर पानी प्रति सेकंड निकलने लगा और एक दिन में 6 से 7 करोड़ लीटर पानी निकलने लगा। ये इतना पानी है कि 20 से 30 लाख लोग जिंदगी जिए। कुदरती पानी के लगातार बहने से जोशीमठ कमजोर होने लगा। अचानक और बड़े पैमाने पर पानी बहने से क्षेत्र में जमीनें तेजी से नीचे धंसनी शुरू हो गई। इससे जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA के एक अध्ययन के अनुसार यहां भूस्खलन के लिए पेरिनियल स्ट्रीम, बर्फबारी और नीच चट्टानों का टूटना जिम्मेदार है। ये तीनों क्या हैं, इनको हम बारी बारी से समझते हैं। देखिए, जोशीमठ की जो सतह है और नीचे दोनों ओर पानी का बहाव जारी है। झरनों के रूप में ऊपर और नीचे जलधारा के रूप में समानांतर ऊपर नीचे पानी के बहाव से चट्टानें जो हैं वो कमजोर हो गई हैं। इसके अलावा जोशीमठ के ऊपर के इलाके में काफी बर्फबारी और तेज बारिश होती है। मौसम खुलता है और बर्फ पिघलती है तो जोशीमठ के चारों ओर नदियों में पानी का जो फ्लो है वो तेज हो जाता है। सतह के कमजोर होने और भूस्खलन का ये भी एक बड़ा कारण है। जोशीमठ के अधिकतर क्षेत्रों में आपको बता दें, नीच चट्टानें हैं। इनकी सतह खुरदरी और दानेदार होती है। इनमें वेदरिंग यानी पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। इस टूट फूट के कई कारण हो सकते हैं। कई बार तेज हवाएं, तेज बहाव का पानी, पेड़ों की जड़ें या फिर तेज तापमान भी वेदरिंग का कारण हो सकते हैं। जोशीमठ में नीच चट्टानें वहां रहने वालों की सबसे बड़ी समस्या है। और आपको यह भी बता दें, जोशीमठ के तरह ही 7000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी डूब रहा है। इसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है और वो इतनी तेजी से धरती में समा रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि जकार्ता 2050 तक पूरी दलदल में समा जाएगा और समुद्र इसे अपनी आगोश में ले लेगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि उत्तरी जकार्ता में 25 सेंटीमीटर की दर से जमीन जो है वो नीचे धंस रही है। इसकी वजह से मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। नदियों और समुद्र का पानी शहर को डुबोने लगा है। समुद्र के पानी से बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तो ये जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, ये सिर्फ जोशीमठ में नहीं है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, ये हम आपको दिखा रहे हैं जकार्ता में इस वक्त क्या हाल बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जमीन धंसने से पानी वहीं ठहर जाता है, जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इंडोनेशिया जकार्ता से अपनी राजधानी को 1000 किलोमीटर से भी दूर बसा रहा है। इंडोनेशिया की नई राजधानी बोर्नियो द्वीप पर वर्षा वन में बन रही है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट 2024 में राष्ट्रपति जोको विडोडो के कार्यकाल के अंत होने से पहले लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अपना प्रशासनिक केंद्र दुनिया के सबसे पुराने वर्षा वन में स्थित जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र नुसंतरा क्यों ले जाना पड़ा है। तो अत्यधिक जो दोहन हो रहा है उसकी वजह से जकार्ता जो है वो डूब रहा है। यहाँ की जमीन अब दलदली हो गई है। जकार्ता को धरती का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बनते हुए आप देख रहे हैं। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी ने कहा है कि यदि तत्काल आपात कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक राजधानी का 1/4 हिस्सा पूरी तरह से डूब जाएगा। आप सोचिए, ये इतने बुरे हालात हैं कि राजधानी का 1/4 हिस्सा डूबने के कगार पर है। जकार्ता दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। इसके ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन एरिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी की वजह से जकार्ता में ट्रैफिक और वायु प्रदूषण की संख्या जो है वो बहुत ही भयावह है। इंडोनेशियाई सरकार का अनुमान है कि घंटों के ट्रैफिक जैम के चलते दुनिया के सबसे
बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। इंडोनेशिया में 17,000 द्वीप हैं, जिस वजह से यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला राष्ट्र है। सरकार ने राजधानी बदलने का एक कारण आपदा से बचाव भी बताया है। मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी के मुताबिक जकार्ता एक्टिव फॉल्ट लाइन से घिरा हुआ है, यानी ये भूकंप के लिए बहुत ही खतरनाक रूप से संवेदनशील जगह है। एक्टिव फॉल्ट लाइन से दूर रहने के कारण इंडोनेशिया के बाकी द्वीपों के मुकाबले बोर्नियो में भूकंप की आशंका बहुत ही कम है। दूसरी तरफ दलदली जमीन होने के कारण जकार्ता को हमेशा बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ती है। तो इलाका जोशीमठ का हो या फिर इंडोनेशिया के जकार्ता का, दोनों ही शहरों को लेकर कुदरत यही दस्तक दे रही है कि अगली पीढ़ी को बचाना है, धरती को बचा के रखना है, तो आपको कुदरत से किए गए खिलवाड़ को खत्म करना होगा, वरना विकास के नाम पर विनाश लीला हमेशा देखने को मिलेगी।